मनोज जी ने एक लाइन तो दी है कि राजनीतिक स्थिति का आकलन करते हुए नहीं, ये स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक वातावरण का आकलन करते हुए ये स्वाभाविक है कि मैंने सुबह भी कहा कि भारत वातावरण तो यही है ना कि नहीं बिहार के पक्ष में दिख रहा है। बिहार की स्थिति अलग है, यहाँ की स्थिति अलग है और यहाँ एक साफ मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गठबंधन के पक्ष में नहीं है, लेकिन एक क्लियर मैंडेट यहाँ पर है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जो बने, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस का मुझे ऐसा लगता है बनना लगभग तय है। क्या संजय कुमार जी आज की स्थिति में देखते हुए फडणवीस ही नेचुरल चॉइस बनेंगे? क्या बीजेपी चाहेगी कि मुख्यमंत्री अपने पास रहे? नहीं, दो चीजें हैं। बीजेपी चाहेगी, निश्चित रूप से बीजेपी चाहेगी। क्या आंकड़े उस ओर इशारा करते हैं कि बीजेपी को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्योंकि आप देखें बड़ी उनकी जीत बड़ी जीत है, 131 सीटें। लेकिन साथ ही साथ बीजेपी को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि महायुति को एक साथ रखना है। आपने जिसके साथ सरकार चलाई है 2.5 साल या जिसके साथ चुनाव लड़ा है, तो उसको अचानक आप नाराज नहीं कर सकते या नाराज नहीं करना चाहिए। बीजेपी ने कई बार ऐसी कोशिश की है कि अपने साथियों को साथ लेके चले, तो कोशिश रहेगी कि कुर्सी हमारे साथ हो लेकिन हमारा साथी हमारा साथ ना छोड़े। नहीं, लेकिन बात तो यह है ना कि आखिरकार बीजेपी ये बात तब सोचती जब बीजेपी 80 के 70-80 के बीच में होती, तो शायद उनको ये सोचना पड़ता, तब भी वो नंबर 1 पार्टी रहती, लेकिन फिर भी उनको सोचना पड़ता कि भाई एडजस्ट करना पड़ेगा। आज की स्थिति में जब सब कुछ उनके पक्ष में जा रहा है, तब अचानक उठकर बीजेपी ये सोचेगी, ऐसा लगता है आपको संजय जी? उसके बावजूद भी बीजेपी ये सब सोचेगी? नहीं, उसके बावजूद भी मुझे लगता है सोचेगी, क्योंकि एक परसेप्शन का सवाल होता है। क्योंकि एक बार बार ये कहा जाता है कि बीजेपी का ये रिकॉर्ड रहा है कि अपने सहयोगियों को जब उससे काम निकल जाता है तो उससे आप तोड़ देते हैं या उससे आप नाता छोड़ देते हैं। तो कम से कम ये परसेप्शन, अभी अचानक तुरंत उन्होंने चुनाव जीता है, भले ही उनके पास बड़ा आंकड़ा है, अगर उनका एक साथी छोड़ भी दे तो भी वो सरकार बना सकते हैं। नहीं, हमारे साथ राजू जेटली जी है। मुझे बस एक बात कहनी है भाई, परसेप्शन का सवाल होता तो ये मैंडेट भी नहीं आता ना। नहीं, परसेप्शन की बात हम लोग इतने दिन से कर रहे थे। साहिल जी, छोड़ देने का मतलब यह नहीं है कि हम अपने को गंवा करके आपको छोड़ें। परसेप्शन इतना बीजेपी परसेप्शन के बारे में सचमुच सोचती है? नहीं, मैं सचमुच पे जानना चाहता हूँ कि सचमुच पे इतना सोचती है? मैंडेट के बाद में, मैंडेट के पहले जरूर सोचा जाएगा। साहिल देखिए, मैंडेट क्लियरली बीजेपी के पक्ष में है। 131 सीटें उनके पास हैं, 144 जीतने के लिए चाहिए होगा। अगर आप ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं कि छोटा इंजन बड़ी गाड़ी को खींचे या बड़ा इंजन गाड़ी को खींचे, तो बड़ा इंजन जब गाड़ी को खींचेगा तो ज्यादा स्टेबल होगी, छोटा इंजन खींचेगा तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी। साहिल, मैं जब परसेप्शन और एक बात और समझिए, मुख्यमंत्री का पद जो होता है वो बहुत बड़ा पद होता है, पूरे स्टेट को कंट्रोल करता है, उसकी क्रेडिट जो है मुख्यमंत्री को मिलता है। अगर शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे तो जो भी डेवलपमेंट होगा, जो कुछ भी होगा, उसका क्रेडिट शिंदे लेके जाएंगे। बीजेपी क्यों चाहेगी? करेक्ट। नहीं, जब परसेप्शन की बात कर रहे हैं तो दो तरह, मुझे राजू जेटली जी के पास परसेप्शन की बात कर रहे हैं तो दो तरह की चीजें हैं। एक तो जनता के बीच में परसेप्शन, लेकिन आप अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं की भी बात सोचे। कार्यकर्ताओं का उत्साह कम होगा कि आप इतनी बड़ी जीत हासिल करने के बाद भी आप सरेंडर करते हैं। करेक्ट। राजू जेटली जी, कार्यकर्ताओं को तो लगता है कि भाई देवेंद्र फडणवीस ही बनने चाहिए। अभी बलिदान का समय तो खत्म हो गया ना। अभी तो भाई परसेप्शन जो भी बने, अभी सहयोगी पार्टी रहेगी, लेकिन मुख्यमंत्री तो आप ही का बनेगा ना। नहीं साहिल जी, महाराष्ट्र की जनता ने इतिहास रच के दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी इतनी सीटें नहीं ली थी, पहली बार इतनी सीटें हमें मिली और मुझे लगता है आनंद महाराष्ट्र की जनता को भी आनंद लेने का मौका मिलना चाहिए, मात्र 2 दिन के लिए। अभी विनोद तावड़े जी ने आपके सामने इस बात को रखा था कि 26 तारीख को फाइनल हो जाएगा। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के वाहक के रूप में जिसने काम किया, उसको महाराष्ट्र की जनता ने अपना भरपूर मैंडेट दिया। और क्योंकि ये नेतृत्व क्षमता जो है ये देश के प्रधानमंत्री मुझे लगता है कि वो दिखा चुके हैं। और ये जो आपने देखा होगा पीछे भी कि हमारी जब भी महाराष्ट्र के अंदर जब भी हमने चुनाव लड़ा, हमारे वोट परसेंटेज कभी नहीं घटा। हमारी सीटें जरूर अप एंड डाउन भी होंगी, लेकिन वोट परसेंटेज हमारा मेंटेन रहा वहां पर। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि अब महाराष्ट्र की जनता ने ये डिसाइड कर लिया है कि एक बेहतर नेतृत्व प्रदान करने वाले को महाराष्ट्र सौंप दिया जाना चाहिए। और ये बात मुझे जैसा कि बेहतर नेतृत्व किसका है? शिंदे साहब ने नेतृत्व किसका है? बेहतर नेतृत्व हमारे अलायंस का है, महायुक्ति का है। और अलायंस का थोड़ी ना नेतृत्व होता है, अलायंस का भी कोई नेता करता है ना नेतृत्व। जेडीयू बीजेपी का नेतृत्व, बेहतर नेतृत्व अपने नीतीश कुमार का है, तभी तो वो वहां पर नेतृत्व कर रहे हैं ना।
मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला, शायद आपने मेरी बात की तरफ गौर नहीं किया। मैंने कहा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के वाहक के रूप में काम करने वाला हर व्यक्ति इस बात का हकदार है कि वो वहां का नेतृत्व करे। तो ये देश के प्रधानमंत्री की नीतियों के वाहक के रूप में काम कर रहा है। और महाविकास हमारे जो महायुक्ति है उसमें शिंदे साहब ने खुद बोला कि तीनों पार्टियां बैठ करके डिसाइड करेंगी कि कौन नेतृत्व प्रदान करेगा। दूसरा, पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारी डिसाइड करेगी कि कौन नेतृत्व प्रदान ऐसा है करेगा। ना, अगर वो वाहक है ना, अगर वो वाहक है ना, वाहक अगर ट्रेंड नहीं हो तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये एक्सीडेंट ना कई जगह पे हो चुका है, तो इसके लिए आपको वाहक भी ठीक तरीके से चुनना होगा। राजीव जेटली जी, बड़ा मैसिव मैंडेट है, मैंडेट बदलने में समय नहीं लगता है, तो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा ना इस पे। इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है कि भाई कौन नेतृत्व, कौन। ऐसा आप उसके जेनेरिक जवाब मत दीजिए ना कि भाई महायुति और ये सब चीज। वाहक भी तो ट्रेंड लगेगा वाहक। देखिए, आपने देखा कि हमारे जनरल सेक्रेटरी, राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी जो महाराष्ट्र से आते हैं, तावड़े साहब, उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप में बोला, क्योंकि आप बार बार उनसे कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन बहुत स्पष्ट किया उन्होंने कि यहाँ पर सबका सम्मान है और महाराष्ट्र की जनता जिसे पसंद करती है उसे ही महायुक्ति मिल करके डिसाइड करने वाली है। महाराष्ट्र की जनता जिसके साथ रहने वाली है, जिसकी लीडरशिप चाहती है, वही ये जो गठबंधन है हमारा डिसाइड करने वाला है। तो आप ये देखिए कि मैंने सबसे पहली कोट की थी कि भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रच के दिखाया महाराष्ट्र के अंदर। अरे इतना 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 भारी भरकम मैंडेट दिया है, तो अब डिलीवरी का वक्त है। अग्निहोत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अग्निहोत्री जी, राजीव जेटली जी जो है देवेंद्र फडणवीस का नाम बिना लिए सब कुछ उनके पक्ष में कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की जनता को, जिसने महाराष्ट्र को चलाया है, जनता ने इसको मैंडेट दिया है। मतलब सिर्फ नाम ही नहीं लिया उन्होंने, यानी अपने आज and I will respect it fully. You expect this much majority, ma'am? Huge majority. I just was happy getting the love of the people. you are elected. What is your next plan, ma'am? So when you are going to get Now soon, in the next 2-3 days, as soon as my program starts. so any road show? Let's see what the plan is. Okay, thank you. What is your plan, the project? Thank you. यही तो बड़ी कांग्रेस की इंटरेस्टिंग बात है। प्रियंका गांधी वहां पर, आशुतोष जवाब दे रही थी कि भाई कैसे जीत गई वो। महाराष्ट्र पर सवाल पूछा तो खरगे बगल में खड़े थे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़े थे, लेकिन उनका तो जवाब आया नहीं। तो हम जवाब दीपक झा जी से ले लेते हैं कि चलिए वायनाड तो जीत गए आप, लेकिन इतना बड़ा स्टेट तो हार गए। आपके सारे बड़े नेता, बाला साहेब थोरा 10,000 वोट से वहां पर हारे हैं, 35,000 से भी ज्यादा वोट से पृथ्वीराज चव्हाण वहां पर हार चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री नाना पटोले जैसे तैसे जीते हैं। अशोक चव्हाण जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, उन्होंने अभी उपचुनाव में वहां पर नांदेड़ की लोकसभा सीट भी वहां पर जीत ली है। इतना बड़ा उपचुनाव है, कहीं ना कहीं तो आपका आत्ममंथन होगा। खरगे जी से कुछ तो स्टेटमेंट हमें सुनने को मिलेगा। अभी तक एक भी अधिकृत बयान कांग्रेस के तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस हाईकमान की तरफ से महाराष्ट्र की हार पर अभी तक नहीं आया है। क्या कहना चाहेंगे आप? खड़गे जी बोल नहीं रहे। साहिल जी, सबसे पहले तो इस लोकतंत्र के पर्व पे जो भी जीते हैं उनको बधाई, जो हारे हैं उनके लिए बिल्कुल ये आत्म निरीक्षण का समय है, आत्मावलोकन का समय है कि हारने की वजह क्या है। इस चुनाव में महाराष्ट्र में क्या मुद्दे ऐसे रहे जो जनता को हमने नहीं दे पाया। भाजपा का झूठ सच पे हावी हुआ, इस तरीके से कई सारी चीजें हैं कि किस तरीके से कटेंगे बटेंगे का नारा देखा आपने। और यहाँ पर पर्चे वाले मुख्यमंत्री किस तरीके से बनाए जाते हैं। भाजपा के प्रवक्ता यहाँ पे बैठ के 132 सीटें जीतने के बाद ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री होगा या उनका होगा। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से एक व्यक्ति की गलती से आपका अगर सरकार आ जाती ना तो 26 तारीख तक आप नहीं तय कर पाते। दीपक झा जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री होने के पहले झगड़ा चल रहा था, जनता एक बोल लीजिए दीपक झा जी, बोल लीजिए। आपने देखा कि भाजपा के अंदर चुनाव, देखिए बोलने दीजिए, आपने देखा था मध्य प्रदेश के अंदर कितने दिन भाजपा ने लगाए थे एक मुख्यमंत्री चुनने में। आपने देखा था राजस्थान के अंदर भाजपा ने कितने दिन मुख्यमंत्री चुनने में लगाए थे और किस तरीके से पर्ची वाला मुख्यमंत्री बनाया है भाजपा ने। तो भाजपा का चरित्र है पर्ची वाला मुख्यमंत्री बनाना। अभी इस बार क्या है ना, समय नहीं है। 26 तारीख तक अगर मुख्यमंत्री चयन नहीं करेंगे तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। ये मौका तो कोई गंवाएंगे नहीं। लेकिन आपके एक साथी बैठे हुए अरविंद तिवारी जी हमारे साथ में, एनसीपी एसपी के प्रवक्ता है। शरद पवार ने लोकसभा चुनाव के पहले कहा था, शासन देखिए
नहीं, सुन लीजिए, एक सेकंड उनसे जरा एक जवाब सुनना बहुत जरूरी है। शरद पवार ने कहा था लोकसभा चुनाव के पहले एक अखबार को इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस माइंडेड पार्टियों को एक साथ आ जाना चाहिए। उसके कई मतलब निकाले गए थे। एक मतलब हमने भी ये निकाला था कि भाई मर्ज तो नहीं हो जाएंगे। तो अरविंद तिवारी जी, अगर अभी भी आप हमारे साथ में हैं तो क्या ये वक्त आ गया है अभी? क्योंकि विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से मैंडेट मिला है सामने वालों को, क्या ये बात अभी आ गई है? 17 कांग्रेस, 10 एनसीपी एसपी। एक मिनट अरविंद तिवारी जी, ऋत्विक भालेकर हमारे साथ में है। वर्षा के बाहर, वर्षा जो मुख्यमंत्री का अधिकृत निवास स्थान है, उसके बाहर कुछ सेलिब्रेशन चल रहा है, वो पहले देखते हैं, फिर उसके बाद आपसे ये जवाब चाहेंगे। ऋत्विक भालेकर क्या दिखा रहे हैं, देखते हैं पहले। ऋत्विक, ये ढोल किसके लिए बज रहे हैं? एकनाथ शिंदे के लिए बज रहे हैं या महायुति के लिए बज रहे हैं? और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लड़कियां भी ढोल बजाते हुए ईद का जश्न मना रही है। खास तौर पर कह सकते हैं कि महायुति को एक क्लियर मैंडेट मिलने के बाद सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, तीनों भी पार्टियों के वर्षा मुख्यमंत्री के आवास आकर पहुंचे हैं और ये देख सकते हैं कि बहुत ही जोश खरोश के साथ यहाँ पर माहौल मुख्यमंत्री के आवास वर्षा हमले में देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री का अधिकृत निवास स्थान है। ऋत्विक हमको बता रहे हैं कि किस तरीके से ढोल ताशों का गजर वहां पर चल रहा है। मुख्यमंत्री आवास जो आमतौर पर जेसीबी अंदर लाया गया है, जेसीबी अंदर लाया गया है, फूल बरसाने के लिए जेसीबी अंदर लाया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री निवास में इतनी भीड़ इससे पहले कभी नहीं देखी थी। यहां पर जेसीबी नजर आ रहा है, जेसीबी लाया गया है वहां पर। जेसीबी में फूल बरसाने के लिए यहाँ पर फूलों का भी इंतजाम किया गया है और बहुत ही खास क्षण है ये, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के आवास पर इस तरह से जेसीबी से सेलिब्रेशन पहली बार होते दिख रहा है। हम आपको बता सकते हैं इससे पहले ठीक है, उत्तर प्रदेश में जेसीबी किसी और चीज के लिए इस्तेमाल होता है, महाराष्ट्र में फूल बरसाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात चल रही है और इसी आवास में आके कौन रहेगा, उसी को लेकर अभी अगले 2 दिन में हमको लड़ाई देखने मिलेगी।